गुड मॉर्निंग 7th क्लास स्टूडेंट। आज का हमारा विषय है सामाजिक अध्ययन, लेसन नंबर 3, पृथ्वी का प्राकृतिक रुख या रूप। तो आज हम करेंगे जो पृथ्वी है हमारी, इसकी प्रकृति के अंदर क्या कुछ पाया जाता है, कौन कौन से मैदान हैं, कौन कौन सी नदियाँ हैं और वो क्या क्या कार्य करती है। तो हम करते हैं इसकी शुरुआत। पहली वीडियो के अंदर हम इसको कुछ पढ़ेंगे लेसन, और सेकंड वीडियो के अंदर हम इसके क्वेश्चन वगैरह करवाएंगे। तो आओ करते हैं हम शुरू। हमने देखा है कि भूमि के विभिन्न प्रकार हैं, ये इसकी विशेषताएं हैं। पृथ्वी की स्थायी विशेषताओं और सुविधाओं को देखते हुए हमारा वातावरण गतिशील, पृथ्वी के निरंतर परिवर्तन के दौर से गुजरती रहती है। इसमें कुछ अचानक परिवर्तन होते हैं तो कुछ धीरे धीरे परिवर्तन होते हैं, जैसे भूकंप या ज्वालामुखी, जबकि कुछ क्रमिक होते हैं जिनके प्रभाव किसी क्षेत्र या घाटी में हजारों वर्षों तक दिखाई देते हैं। इसका श्रेणीकरण या क्रमबद्ध आती आगे। पृथ्वी के अंदर की सतह में चलने वाली प्राकृतिक प्रक्रिया को क्रमबद्धता या श्रेणीकरण कहते हैं। यह प्रक्रिया दो प्रकार की हो सकती है। नंबर 1 आंतरिक बल होता है और नंबर 2 बाहरी बल होता है। यानी आंतरिक बल के द्वारा जो क्रियाएं होती है उन्हें आंतरिक क्रियाएं या ज्वालामुखी विस्फोट और भूकंप के ये आंतरिक क्रियाएं होती हैं। बाहरी बल या बाहरी क्रियाएं, ये बाहरी क्रियाएं बर्फ, बहता हुआ पानी, हवा, चलती हुई लहरें आदि होती है। इनके द्वारा जो कार्य होते हैं इनको क्रमबद्धता का एजेंट भी कहा जाता है। आगे आता है निम्नीकरण, गिरावट तथा उपचय। भूमि की सतह में हलचल होने पर चट्टानों का टूटना गिरावट और उपचयन कहा जाता है। यह आकृतियों की ऊंचाइयों का परिणाम है। चट्टानों से टूटे हुए ये भाग नीचे के भागों में एकत्रित हो जाते हैं और इन क्षेत्रों की ऊंचाई बढ़ जाती है। यह प्रक्रिया निम्नीकरण कहलाती है। उपचय या उन्नयन में भूमि की ऊंचाई बढ़ना, गिरावट दोनों शामिल है। ये दो प्रकार की प्रक्रियाएं एक साथ काम करती है और पृथ्वी की सतह पर तुलन को बनाए रखती है। आगे आता है अपक्षय और कटाव। चट्टानों के टूटने या विघटन की प्रक्रिया को अपक्षय कहा जाता है। अपक्षय के अंतर्गत वायुमंडलीय तत्वों का धरातल के पदार्थों पर की गई क्रिया सम्मिलित होती है। अपक्षय के अंदर ही अनेक प्रक्रियाएं हैं जो प्रथम या सामूहिक रूप से धरातल के पदार्थों को प्रभावित करती है। अपक्षय प्रक्रियाएं जटिल भौमिकी, जलवायु, स्थलाकृति एवं वनस्पतिक कारकों से द्वारा प्रानुकूलित होती है। इनमें जलवायु का बहुत महत्व है। कभी कभी ऐसा लगता है कि अपक्षय या कटाव एक प्राय बन गया है। प्राय कटाव से एक श्रेणी बनता होती है। गुरुत्वाकर्षण के कारण नदी, हवा, ग्लेशियर और लहरें उत्पन्न होती है। इनमें परिवहन के लिए भू आकृतियाँ भी शामिल होती हैं। आगे आता है नदियों द्वारा भूमि के रूप। गुरुत्वाकर्षण के कारण नदी नीचे ढलान की तरफ बहती है। नदी का ठहरना या बहना ढलान पर निर्भर होता है। पहाड़ी क्षेत्रों में ढलान बहुत ज़्यादा होता है। इसी कारण पानी संकीर्ण रास्ते से भी धारा बनाकर बहने लगता है और यहाँ पर भू आकृतियों की संख्या अधिकतर वी आकार की होती है। ये संकीर्ण घाटियाँ होती है। ये संकीर्ण घाटियाँ होती है। एक गहरी व संकीर्ण घाटी को गोरंगे कहा जाता है। ये कठोर चट्टानों के मध्य बनी होती है। इन दोनों की तरफ चट्टान होती है और बीच में स्थान होता है। इस प्रकार की घाटी एक आकार की होती है। इंदु, सतलज और ब्रह्मपुत्र नदियाँ हिमालय से इसी तरह की घाटियों से होकर निकलती है। एक चौड़ी चारों ओर से बनी चट्टानों से घिरी और सपाट गहराई की घाटी को कैनियन कहा जाता है। आपने भू आकृतियों को रोचक आकृतियाँ झरने देखे होंगे। ये बहुत सुंदर दिखाई पड़ती हैं। इनमें पानी चट्टानों से नीचे गिरता रहता है। अब चट्टानों या पहाड़ों पर पानी अचानक नीचे गहराई से गिरता है तो वह झरना बन जाता है। झरना बनाया भी जा सकता है। अफ्रीका में जाम्बेजी और विक्टोरिया, फ्रांस इस प्रकार के झरनों के उदाहरण हैं। जब नदी मैदानी क्षेत्र में पहुंचती है तो इसका बहाव अपेक्षाकृत धीमा हो जाता है। यहाँ की नदी यू आकार की दिखाई पड़ती है। बरसात के मौसम में यहाँ बहुत पानी हो जाता है, जिससे नदी में पानी बढ़ जाता है, जिसकी अधिकता बाढ़ आ जाती है और नदी घाटी के आसपास के क्षेत्र आपदाग्रस्त हो जाते हैं।
और ये अवसाद पीछे छोड़ जाती है। जब पानी घट जाता है तो इसके किनारे सिमट जाते हैं और बहाव की गति धीमी हो जाती है। यह चक्कर के आकार में बहने लगती है और ऑक्सबो झील बन जाती है। नदी का वितरण या बिखराव हो जाता है जब वह बहुत धीमी गति से बहती है। इसमें कई धाराएं बन जाती है। इन वितरित रूपों को डेल्टा भी कहा जाता है। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा माना गया है। सभी नदियों के डेल्टा नहीं है, इसी कारण नदी संकीर्ण होती जाती है और अंत में समुद्र में जाकर गिर जाती है। हवाओं द्वारा निर्मित भू आकृति। हवाओं का सबसे अधिक प्रभाव रेगिस्तान या मरुस्थल पर पड़ता है। ये बहुत शक्तिशाली पवनें होती हैं। मरुस्थलीय धरातल शीघ्र गर्म एवं ठंडे हो जाते हैं। धरातलों के ठीक ऊपर वायु गर्म हो जाती है। यहाँ मशरूम आकार की चट्टानें पाई जाती है। मशरूम चट्टानों के लिए सहारा का रेगिस्तान भी अति प्रसिद्ध माना जाता है। जब हवाओं का वेग बहुत कम हो जाता है तो इसके रास्ते में कुछ बाधाएं आ जाती है, तब हवा थम जाती है और वह शिथिल हो जाती है। इसके उदाहरण रेत के टीले हैं। जैसे हवा जैसे ही दोबारा चलती है तो रेत एक स्थान से टीले बना देती है। इस प्रकार वहाँ रेत के टीले तान बदलते रहते हैं। यहाँ अधिकांश चंद्र आकार के टीले बनते हैं। ये पीले स्लेटी रंग के होते हैं। ये मध्य एशिया, उत्तरी चीन, अर्जेंटीना, पंपास और संयुक्त राज्य अमेरिका में मिसिसिपी नदी के संलग्न क्षेत्र में पाए जाते हैं। आगे आता है लहरों द्वारा निर्मित भू आकृतियाँ। समुद्री लहरें इसकी सबसे श्रेष्ठ माध्यम है। ये बहुत तीव्र गति से आती जाती रहती है। यहाँ तटों के पास चट्टानें होती है, वहाँ ये अपना प्रभाव डालती है, उन्हें तोड़ देती है या विनाश बना देती है। ऐसे कटाव के निशान वहाँ सरलता से देखे जा सकते हैं। इसी कारण महासागर का जल शिथिल न होकर गतिमान रहता है। इंग्लैंड की चाक चट्टान इसका एक उदाहरण है। भारत के पश्चिम तटों पर भी इस प्रकार की कुछ चट्टानें हैं। ये तरंगें इतनी शक्तिशाली होती है कि निरंतर चट्टानों से टकराती रहती है और इन्हें पीछे धकेलती रहती है। ये लहरें चट्टानों में इस प्रकार टकराती रहती है कि पत्थर काटने लगते हैं और गुफाओं जैसा रूप बन जाता है। इन पर केवल छती रहती है। ये पानी के टीले जैसी दिखती है। आती हुई लहरों पर वस्तुओं का वहन आगे तथा ऊपर की ओर रहता है और लौटती हुई तरंगें नीचे तथा पीछे की ओर होती है। ये तरंगें हजारों किलोमीटर तक यात्रा करती है। वायु की गति बढ़ने के साथ इनकी आकार बढ़ता रहता है। जैसे ये तरंगें महासागर के तट पर पहुंचती है, उनकी गति कम हो जाती है। नरम चट्टान लहरों का आसानी से टूट जाती है और छोटे पत्थरों या रेत के रूप में इकट्ठा हो जाती है। चेन्नई और केरल में केवल कोवलकम और मरीना इस तट के उदाहरण हैं। इस प्रकार रेत और बजरी समुद्र तट पर जमा होते रहते हैं। ये समुद्र तट से दूर संकीर्ण चट्टानों का गठन करते रहते हैं। कभी कभी समुद्र में इस रेत तट संलग्न हो जाता है। इसे दलदल या छिछली झील कहते हैं। यह नमक की झील कही जाती है। उड़ीसा की चिल्का झील और तमिलनाडु की पुलिकेट झील जो है, ये दलदली और छिछली झील के उदाहरण माने जाते हैं। तो ये था हमारा आज का लेसन 3 का फर्स्ट वीडियो। इसको एक बार आपको पढ़ना है। आपको पसंद आया तो इसे शेयर और लाइक ज़रूर करना है आपको। धन्यवाद।